नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। संत राम भद्राचार्य की अभद्र टिप्पणी जो जाटव समाज चमार जाति के लिए आई है, काफी तकलीफदेह है। और देश के दूसरे संत जो 4 मठों के शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो जन्म भूमि है, जो मंदिर है, उसका उद्घाटन अमर्यादित तरीके से क्यों हम नहीं जा रहे हैं, उसमें शिरकत नहीं करेंगे। वह आस्था का केंद्र नहीं हो सकता है, राजनीतिक जमावड़ा है। हम मोदी विरोधी नहीं है, लेकिन सनातन संस्कार की तरह वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो शंकराचार्य नहीं जाएंगे। चारों शंकराचार्य ने मना कर दिया। काफी कुछ उन्होंने बोला भी, बताया भी, और कहा गया कि ये अमर्यादित तरीके से इसका उद्घाटन ना करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। और इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल एक बात से गंभीर हैं। अखिलेश यादव जी के ऊपर डाल दिया गया है कि अब आपकी जिम्मेवारी है बहन मायावती जी को, बसपा को इंडिया गठबंधन में लाना, अन्यथा मोदी का रथ रोकने की सपना भूल जाए। बिहार में नीतीश कुमार चुप है, राजद चुप है, और यह चुप्पी बिहार वासी काफी अच्छी तरीके से समझते हैं। जो राजनीतिक मंच के लोग हैं वह भी सशंकित हैं कि जब जब कोई बड़ी घटना करते हैं नीतीश कुमार, तो वो शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। कहीं वो एनडीए में जाने के प्लान में तो नहीं है। और ऐसा हुआ तो फिर तो मोदी सरकार रिपीट करेगी ही करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गाना चलता रहेगा, बिहार में नीतीश कुमार एनडीए में चले जाते हैं, महाराष्ट्र में सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपने फैसले की वजह से काफी गहमागहमी रही कि अगर मान लेते हैं कि 16 विधायक वहां पर जो है सस्पेंड भी कर दिए जाते हैं, अयोग्य भी घोषित हो जाते हैं, तो सरकार तो गिरती नहीं है। तो ये समस्या है, क्योंकि जो अजित पवार के गुट है वह जाके उसमें जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो महाराष्ट्र की असेंबली बनी हुई है और इसका न्यूज सारा दिन चलता रहा है, गहमागहमी रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अंतिम तिथि दिया हुआ था कि फैसला चाहिए स्पीकर से, अन्यथा फैसला हम करने वाले हैं। अब रही बात ये कि हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। जो संत हैं स्वामी राम भद्राचार्य, अपने प्रवचन में चारों वर्ण के बारे में बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि जो राम भक्ति नहीं करता है, जो राम का नाम नहीं लेता है, उसके बारे में उन्होंने कह दिया कि वो नीच जाति का है, चमार जाति का है। इस तरह का उन्होंने बोल दिया, जो कि पूरे देश के बहुजन समाज को अच्छा नहीं लगा, काफी पीड़ा पहुंचाई गई। और लोगों ने कहा कि हम लोग जो है SC ST एक्ट में मुकदमा भी करेंगे, हमारे ये संत नहीं हो सकते। हम एक तरफ देखते हैं कि राम भद्राचार्य हैं, संत महापुरुष हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह देखते हैं कि देश के 4 संत, 4 शंकराचार्य, उनकी भाषा अलग है। वो सरकार के विरोध में खड़े हो गए हैं। सारे ये कह रहे हैं, जो समाज के लोग हैं, जो देश के लोग हैं, कि राम भद्राचार्य अपने मर्जी से नहीं बोल रहे हैं। ये भाषा मोदी जी की है, ये RSS की है, देश की बांटने वाली भाषा है, ये इंसानों को बांटने वाली भाषा है। भगवान जब किसी में भेदभाव नहीं करते तो आप करने वाले कौन होते हैं? आप हमें जाति बताने वाले कौन होते हैं? ये तो इन संत की कहानी रही। जो चारों शंकराचार्य हैं, उन्होंने सीधा सवाल कर दिया राम मंदिर के ऊपर। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वहां पर जो चंपत राय है RSS की, सबसे पहले उनकी इस्तीफा होनी चाहिए। वो कौन होते हैं राम मंदिर में ट्रस्टी बनने वाले और किसी को नियुक्त करने वाले? और जब वह किसी खास समुदाय के बारे में कहते हैं कि राम मंदिर उसका है, तो फिर पूरे देश के हिंदुओं से चंदा क्यों लिया, जब हिंदुओं के राम तो है ही नहीं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। समस्या वहां से उठ जाती है शंकराचार्य की। तो कहते हैं राजनीति में आप कितने बड़े आदमी हो, सत्ता आपके पास हो,
हम धर्म संसद में हैं, धर्म के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। मुझे अगर बुलाओगे तो विधि विधान से ही सारा कार्य संपन्न होगा। और जो सामने रामनवमी है, रामनवमी के दिन उद्घाटन क्यों नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि रामनवमी अप्रैल महीने में है, फिर चुनावी फायदा कैसे होगा? इतना जो हंगामा करना है, गामा गामी, क्यों शंकराचार्य की बात मान ले? सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, बैठे रहें। यहां तो वोट चाहिए, अप्रैल में जाके उद्घाटन करें, तब तक तो इलेक्शन ही सिर पे आ जाएगा, फिर आम जनता कैसे देखेगी पूरा तमाशा? तो ये समस्या है, क्योंकि शंकराचार्य कह रहे हैं रामनवमी के दिन होना चाहिए। शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं कि मंदिर का गुंबद तो बना ही नहीं, ध्वज पताका लगा ही नहीं, तो श्री राम की पूजा में ध्वज का होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सनातन संस्कृति यही कहती है। हम जो है ध्वज का पूजा करते हैं, पताका का पूजा करते हैं। और रामनवमी के दिन आप सबने देखा होगा कि हर जगह ध्वज लहराया जाता है, पूजा होता है। तो ये कौन सा हिंदुत्व बीच में आ घुसा है जहां पर ध्वज है नहीं और पूजा होगी? तो फिर ये बजरंग दल वाले के मुंह पे दही जमी हुई है, क्यों वो झंडा पताका लेके घूमते हैं, ध्वज लेके घूमते हैं? शंकराचार्य की बात वो मानेंगे अथवा भाजपा की बात मानेंगे, आरएसएस की बात मानेंगे? शंकराचार्य ने तो यहां तक कह दिया कि ये आरएसएस हमको हिंदुत्व समझाने वाला कौन है, किसने इन्हें नियुक्त कर दिया? तो ये बहुत सारी दोनों तरफ से अनबन हो गई है। एक संत गुरु है, शंकराचार्य हैं, दूसरा इधर रामभद्राचार्य हैं, और ये समस्या पूरे देश में फैल गई है, जगह जगह चर्चा का विषय बन चुका है। और इसी बीच महाराष्ट्र असेंबली की चर्चा आ गई, क्या वहां सरकार गिर जाएगी? तो सरकार तो खैर नहीं गिरती, लेकिन डिस्क्वालीफाई जरूर हो जाएंगे 16 विधायक, इसका आसार पूरा बन गया है। अब रही बात ये, बीच में जो सपा और बसपा का जो आपस में आदान प्रदान रहा, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी कटाक्ष रहा, पूरा इंडिया गठबंधन के घटक दल सभी नेता सशंकित हैं, परेशान हैं, और वो जानते हैं कि अखिलेश यादव यानी सपा का गठबंधन कांग्रेस से पहले भी हो चुका है। कितना वोट मिला था दोनों दल को पता है। आरएलडी बीच में है, जो कि पश्चिमी यूपी में ही केवल कवर करती है। जब तक बहुजन समाज पार्टी इनके साथ नहीं आती है, इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं होता। इन्होंने बहुत सारी कई दौर की बैठकें कर ली, लेकिन उस बैठकों से कुछ हल दिखाई नहीं देता। चाहे हर पार्टी ये कहना शुरू कर दे कि 80 के 80 लोकसभा सीट पर हमारा फला कैंडिडेट है, फला कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट जीतेगा भी या नहीं जीतेगा? किस कैंडिडेट की फोटो डालने से, नाम डालने से चुनाव संपन्न नहीं हो जाता। हां, चुनाव में परसेप्शन देखी जाती है, कौन कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं। कई जगह से यह आवाज उठ रही है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों क्षेत्रीय दलों को दबा के रखना चाहती है, बर्बाद कर देना चाहती है। यह इनकी मानसिकता है कि पूरे देश में केवल कांग्रेस और भाजपा ही रहे, इसलिए वो नौटंकी खेल रहे हैं। लेकिन मान लेते हैं कि सपा भी इंडिया गठबंधन से अलग हो जाए, बसपा भी हो जाए, क्या कांग्रेस की इतनी हैसियत है कि उत्तर प्रदेश में 5-10 सीट अपने दम पे निकाल ले? ऐसा तो नहीं है। और अगर कांग्रेस और सपा एक साथ आ भी जाती है, आरएलडी को भी ले लीजिए, तो भी कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने जा रहा है। इसलिए सपा, बसपा, आरएलडी और भी कोई छोटा मोटा दल है जिनके चेहरे हैं जनता में जो है पकड़ है, जैसे कि बहुत सारे जो है महान दल के नेता वगैरह हैं, उनको भी साथ किया जाए, उनका भी जगह रखा जाए। तो इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष अपना जो लॉबी है वो काफी मजबूत कर सकता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए टफ टास्क बना देगा। बिहार के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है नीतीश कुमार की चुप्पी। नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं और कुछ अच्छा घटित भी नहीं हो रहा है, सब कुछ शांत है। बस देखा ये जाता है
कि जो जदयू के नेता हैं, जो आरजेडी के नेता हैं, आपस में कोई संवाद नहीं कर रहे हैं, कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। होता है ना कि आपस में बैठ के हों, हंस बोल के बात किया जाए, इस तरह की चर्चाएं उठ गई है, कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जमीन खिसक गई है, इसलिए बहन मायावती जी अथवा बसपा छटपटा रहे हैं कि हमें इंडिया गठबंधन में ले इंडिया गठबंधन। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सपा की कौन सी जमीन बची हुई है। 2022 में उन्होंने कुछ विधायक निकाल लिए, लेकिन 2019 के जो आंकड़े हैं और बाकी अन्य लोकसभा के जो है चुनाव के आंकड़े हैं, उसमें तो सबका यही हाल है। ले देकर समस्याएं सामने है। अब यह टास्क अखिलेश यादव जी के ऊपर छोड़ा गया है। क्या आप इंडिया गठबंधन को मजबूत देखना चाहते हैं या केवल अपने छाती खुद ठोकना चाहते हैं? आप जो है 65 सीट पे ऐलान कर दीजिए, चाहे 80 के 80 सीट पे ऐलान कर दीजिए, क्या जीत पाओगे? और बहन मायावती जी 80 के 80 सीट पर अगर अपने कैंडिडेट दे देते हैं बिल्कुल मैच करा के, तब क्या होगा? तब तो सारे वोट कट जाएंगे, विपक्ष जो है 0 पे आउट हो जाएगा, भाजपा के लिए रास्ता खुल जाएगा। और रही बात ये, भाजपा मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर, और हो सकता है कि भाजपा बिहार में ही किसी यादव को मुख्यमंत्री के लिए एक पर्चियां भेज दे, नाम डालकर कि पटना में जाइए, इस पर्ची में नाम जो निकलेगा वो बिहार का मुख्यमंत्री होगा और वहां पर अविश्वास प्रस्ताव डाल दीजिए। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि आरजेडी के बहुत सारे यादव टूट जाएंगे? इशारा तो मिल चुका है कि बिहार सरकार को गिराने की तैयारी है। अब वह नीतीश कुमार के वजह से गिरे, भाजपा के वजह से गिरे, ये सब कुछ भविष्य के ताले में बंद है, बहुत जल्दी निकलने वाला है। लेकिन शंकाएं तो हैं। ममता दीदी बहुत ज्यादा जोर लगा लेंगी तो 15-20 सीट निकाल लेंगी। 42 लोकसभा सीट है पश्चिम बंगाल में, और इसी तरह 14 लोकसभा सीट है झारखंड में, 40 बिहार में, 80 उत्तर प्रदेश में, 48 महाराष्ट्र में। समस्याएं बड़ी है और यही सारे जो राज्य हैं जहां भाजपा को रोका जा सकता है। अगर उत्तर प्रदेश में रोक लिया गया तो बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हर जगह बड़ी आसानी से रोका जा सकता है। समस्या है केवल उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में अगर ये जुबानी जंग चलती रही सपा बसपा का, समय नजदीक आ जाएगा, संभलने का मौका नहीं मिलेगा, सब अपने अपने कैंडिडेट उतार देंगे। अभी अपने मन मुताबिक समीकरण बिठाकर कैंडिडेट दे सकते हैं। यह बातें जितनी जल्दी अखिलेश यादव को समझ में आ जाए, यहां तक कि इंडिया गठबंधन ने इशारों में कह दिया कि अखिलेश यादव जी गैर जिम्मेदार नेता नहीं है। वो समझ रहे होंगे कि बगैर बहन मायावती जी का उत्तर प्रदेश में मोदी रथ रोकना कितना मुश्किल है। अब इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है इन माननीयों के खिलाफ? और ये बातें सारी शुरू हो गई है। कांग्रेस परेशान है सबको जोड़ने के चक्कर में, सबको एक जगह लाने के चक्कर में, क्योंकि कांग्रेस को दिखाई दे रही है कि भाजपा को रोका जाए किसी भी तरह से। यह बात क्षेत्रीय दलों को भी समझ में आना चाहिए और सब एकजुट होकर भाजपा के सामने खड़े हो जाएं। भाजपा ने काफी कोशिश की अयोध्या में राममय करने की, पूरे हिंदू समाज को एकजुट करने की, लेकिन जब शंकराचार्य पीछे हट रहे हैं, बहुत सारे संत पीछे हट रहे हैं, तो विपक्ष के नेता तो राजनीतिक तौर पे भी बयानबाजी कर सकते हैं और पीछे हट सकते हैं। जब सनातन संस्था के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग जब पीछे हटने लग गए तो लोगों की निगाहें घूमी है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।